नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। एक अध्ययन के मुताबिक यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियां टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई हैं। एग्री बाजार ने परिशुद्ध कृषि में मदद करने के लिए सुदूर संवेदन फसल मॉडल की शुरुआत की। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को 37 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जलाया जाएगा। संसदीय पैनल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। केरल कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को अपनाने जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई को लॉन्च किया गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियां टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच गई हैं। हाल ही में हुए इस अध्ययन में ये पाया गया कि वर्ष 2040 तक उत्तरी यूरोप इतना नम और गर्म हो जाएगा कि यहाँ परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियां एक तरह की जमी हुई या हिमीकृत भूमि है, जिनके नीचे अत्यधिक मात्रा में कार्बन का भंडार या संग्रह मौजूद होता है। यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामान्य प्रयास ही किए जाएंगे तो वर्ष 2060 तक यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया की 75% परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियों का विनाश हो सकता है। पीठभूमियां एक तरह की आर्द्रभूमियां होती हैं। पीठ का मतलब है पीठ मृदा और उस पर विकसित आर्द्रभूमि पर्यावासों से। कुछ पीठभूमियां जमी हुई भूमि या परमाफ्रॉस्ट के नीचे दब गई हैं और वे परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियों के रूप में मौजूद हैं। ये पीठभूमियां अलास्का, कनाडा, रूस के उत्तरी इलाकों और उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। वो क्षेत्र जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कम तापमान पर पूरी तरह से जमी हुई अवस्था में है, उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये परमाफ्रॉस्ट कई कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए, बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। पीठभूमियां कुल वैश्विक स्थलीय क्षेत्र के केवल 3% भाग पर ही विस्तृत हैं, लेकिन इनमें विश्व के वनों की तुलना में लगभग 2 गुना कार्बन का भंडार मौजूद है। पीठभूमियों के नष्ट होने से कई खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि कृषि कार्य के लिए जल निकासी और वन भूमियों को जलाना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, पीठ खनन के कारण विनाश। इसीलिए वैश्विक समुदाय ने मिलकर वैश्विक पीठभूमि पहल की शुरुआत की। इसे वर्ष 2016 में मराकेश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के समय आरंभ किया गया था। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय ऑर्गेनिक कार्बन भंडार के रूप में मौजूद पीठभूमियों का संरक्षण करना है। एग्री बाजार ने परिशुद्ध कृषि में मदद करने के लिए सुदूर संवेदन फसल मॉडल की शुरुआत की। सरकार ने अपने एग्री स्टेक कार्यक्रम के लिए एग्री बाजार और माइक्रोसॉफ्ट का चयन किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के साथ सुदूर संवेदन फसल मॉडल साझा किया जाएगा। आपको बता दें कि एग्री बाजार भारत का सबसे बड़ा कृषि व्यापार मार्केट प्लेस है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सुदूर संवेदन फसल मॉडल प्रदान करना है। इसके चलते किसानों को परिशुद्ध कृषि के तरीकों को आसानी और कुशलता से अपनाने में मदद की जा सकती है। सुदूर संवेदन फसल मॉडल के तहत वर्चुअल रूप में मृदा और भूमि के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। इसके लिए भू अवलोकन केंद्रों, उपग्रहों और एयरक्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस का उपयोग किया जाता है। ये पोषक तत्वों की कमी, जल की कमी या अधिकता, खरपतवार के प्रकोप, कीटों द्वारा नुकसान, ओलावृष्टि से नुकसान, हवा से होने वाले नुकसान, शाकनाशी से नुकसान, पादप आबादी और उनमें संबंधित रोगों की उपस्थिति आदि के विश्लेषण में मदद करता है। ऐसे विश्लेषण से प्राप्त डेटा का उपयोग करके परिशुद्ध कृषि को सहज तरीके से अपनाया जा सकता है। परिशुद्ध कृषि कृषि प्रबंधन से संबंधित एक अवधारणा है। इसके तहत प्रति इकाई भूमि की औसत उपज बढ़ाने के लिए अन्य इनपुट्स को सावधानी पूर्वक सटीक मात्रा में उपयोग किया जाता है। एग्री स्टेक सरकार की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड्स जैसी सूचनाओं का एक डिजिटल डेटा सेट निर्माण करना है। इन डेटा सेट्स का विश्लेषण कई सलाह देने के लिए किया जाएगा, जैसे कि बीज खरीदने के बारे में, खेती की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के बारे में, मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने में, कृषि के ऋण आदि के बारे में जानकारी देने में, कृषि बीमा संबंधी जानकारी प्रदान करने में और औसत कृषि बाजार में सुधार करने में। सुदूर संवेदन यानी दूर से, आमतौर पर उपग्रह या विमान से किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और निगरानी करने की प्रक्रिया है। इसके तहत उस क्षेत्र से परावर्तित और उत्सर्जित विकिरण का मापन किया जाता है।
अगली खबर आपदा प्रबंधन और उसके शमन से संबंधित है। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को 37 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जलाया जाएगा। भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के 337 टन जहरीले कचरे को इंदौर के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्रों में एक इंसिनरेटर में जलाया जाएगा। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के समय यूसीआईएल के प्लांट से लगभग 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इसके बाद इस तरह के कचरे को यूसीआईएल प्लांट में डंप कर दिया गया था। इस प्लांट में डंप किए गए जहरीले कचरे ने प्लांट के अंदर और आसपास के भूजल को दूषित कर दिया है। इसके चलते इस प्लांट के आसपास रहने वाले कई लोग दीर्घ काल तक रोगों से अभी भी पीड़ित हो रहे हैं। वर्ष 1984 में यूसीआईएल के कीटनाशक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक रसायन का रिसाव हुआ था। इसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैम्बर में बदल दिया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक रंगहीन तरल है। इसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। साथ ही ये अत्यधिक जहरीली गैस भी है। ये रसायन ऊष्मा के प्रति अत्यधिक अभिक्रियाशील है। जल के संपर्क में आने पर मिथाइल आइसोसाइनाइड के यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे कि ऊष्मा अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का अब उत्पादन नहीं किया जाता है, हालांकि अभी भी इसका उपयोग कीटनाशकों में किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के संपर्क में आने के तत्कालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों में शामिल हैं अल्सर, फोटोफोबिया, श्वसन संबंधी समस्याएं, एनोरेक्सिया, लगातार पेट में दर्द, आनुवंशिक समस्याएं आदि। इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों में क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, फेफड़ों में हानि, गर्भपात की दर में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि आदि शामिल है। रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए तंत्र की बात करें तो इसमें MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1987 का मामला है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दायित्व के सिद्धांत को अपर्याप्त पाया। इसके बदले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया। इसके तहत अदालत ने माना कि खतरनाक रसायनों का उत्पादन करने वाली कंपनी किसी भी प्रकार की रियायत का दावा नहीं कर सकती है। कंपनी को अनिवार्य रूप से मुआवजा देना होगा, चाहे आपदा उसकी लापरवाही के कारण हुई हो या नहीं। इसके अलावा रासायनिक दुर्घटनाएं आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया नियम 1996, ये नियम रासायनिक आपात की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989, ये नियम खतरनाक रसायनों से जुड़े सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं से निपटने के लिए बनाए गए हैं। संसदीय पैनल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट मनरेगा अधिनियम का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। साथ ही इसमें मनरेगा अधिनियम से संबंधित प्रमुख चिंताओं और सुझावों को भी रेखांकित किया गया है। इन रेखांकित मुद्दों में शामिल हैं फर्जी जॉब कार्ड, व्यापक भ्रष्टाचार, मस्टर रोल को देर से अपलोड करना, मजदूरी और सामग्री के लिए देर से भुगतान, अपर्याप्त वित्त पोषण आदि। इस रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें ये की गई हैं कि मनरेगा के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन हो ताकि साल के बीच में फंड की कमी को रोका जा सके। मजदूरी के भुगतान में देरी को रोकना चाहिए। इसके लिए समय पर फंड जारी करने के लिए राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय करना चाहिए। मजदूरी दर को मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ जोड़कर उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। देश भर में एक समान मजदूरी और गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के दायरे का विस्तार करना चाहिए। वास्तविक समय आधारित आकलन तंत्र के माध्यम से इस योजना की निगरानी की जानी चाहिए और सामाजिक लेखा परीक्षण यानी सोशल ऑडिट आयोजित करना चाहिए। मनरेगा के तहत सृजित परिसंपत्तियों के स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना और महिला श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यस्थल दशाओं को सुनिश्चित करना चाहिए। लोकपाल की नियुक्ति करना चाहिए और संसद सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको बता दें कि मनरेगा 2005 का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करना है। इसके तहत स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके तहत सूखे या प्राकृतिक आपदा वाले अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य दिवसों को बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। केरल कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को अपनाने जा रहा है। केरल चुनिंदा स्थानों पर कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को अपनाने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए केरल ने अपने बजट 2022-23 में 6 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए हैं। कार्बन तटस्थ कृषि का मतलब है CO2 इक्विवेलेंट,
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य। ये खेतों से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण द्वारा संतुलित करती है। इससे निवल शून्य की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जलवायु तटस्थ प्रणाली सुनिश्चित होती है। कार्बन तटस्थ कृषि की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इसमें कृषि के वर्तमान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की क्षमता है। कृषि क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12% है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, साथ ही मृदा में कार्बन के भंडारण या संग्रहण में सहायता करती है। ऐसी कृषि से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित और कम किया जाता है और खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। कार्बन तटस्थ कृषि रणनीतियों की बात करें तो इसमें है कार्बन उत्सर्जन से बचना। इसके तहत नवीकरणीय उत्पादन, नुकसान में कमी करना और सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने पर बल दिया गया है। वहीं दूसरी रणनीति के तहत उत्सर्जन में कमी करना है, जिसके तहत ऊर्जा एवं अन्य इनपुट्स के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा आंतरिक किण्वन, मृदा और खाद्य प्रबंधन द्वारा और भूमि उपयोग तथा इसमें बदलाव के माध्यम से ध्यान दिया जाता है। वहीं तीसरी रणनीति है कार्बन सिंक को बढ़ाना। इसके लिए भूमि उपयोग और इसमें बदलाव के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। कार्बन तटस्थता की दृष्टि से भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा रहा है, जुताई रहित पद्धतियों को अपनाया जा रहा है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए धान की खेती से संबंधित जल प्रबंधन में सुधार किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई को लॉन्च किया गया। ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित पारितंत्र का निर्माण करना है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय विद्युत का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करके किया जाता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। इस तरह से ये वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक वाहनों के समान एक प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके तहत हाइड्रोजन के रूप में भंडारित या संग्रहित ऊर्जा को फ्यूल सेल द्वारा विद्युत में बदल दिया जाता है। पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के विपरीत इनमें किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि फ्यूल सेल कैसे काम करता है। वाहनों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश फ्यूल सेल पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल होते हैं। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन होता है। हाइड्रोजन को एनोड में प्रवेश कराया जाता है और ऑक्सीजन को कैथोड में प्रवेश कराया जाता है। फ्यूल सेल उत्प्रेरक में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन अणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विखंडित हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले ईंधन का प्रवेश कराया जाता है और फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये प्राकृतिक गैस या अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन होती है। इसके साथ इसमें हवा का प्रवेश भी कराया जाता है और इससे जल एवं ऊष्मा की निकासी होती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली एक ऐसी अवधारणा है जिसमें असेंबली के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को शामिल किया जाता है। ई विधान का नाम बदलकर नेवा कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय विधानसभा या परिषद वाले सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में नेवा लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। ई विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल एक मिशन मोड परियोजना है। नेवा का लक्ष्य देश के सभी विधानमंडलों को एक मंच पर लाना है, जिसमें एक व्यापक डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। बिहार विधान परिषद नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2021 के शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड में आयोजित किया गया था। यूरोपीय परिषद ने रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण और युद्ध को लेकर परिषद से रूस को निष्कासित कर दिया है। यूरोपीय परिषद यूरोप महाद्वीप का प्रमुख मानवाधिकार संगठन है। इसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 28 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है। इसका वित्त पोषण सदस्य देशों द्वारा जनसंख्या और संपत्ति के आधार पर किया जाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना
इस योजना को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रति पात्र उधारकर्ता को 2 करोड़ रुपए तक की निधि और गैर निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना को लागू करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। एक संसदीय समिति ने कहा है कि पीएम पोषण को संचालित करने के लिए आवंटित निधि का बेहद कम उपयोग हुआ है। गौरतलब है कि पीएम पोषण योजना को मिड डे मील के स्थान पर लाया गया है। इसे अभी 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया है, जो कि वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक रहेगा। इस योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है और स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। अगला है समग्र शिक्षा योजना। इस योजना का उद्देश्य प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी तक समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। ये शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इन तीनों योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही शिक्षक शिक्षा संस्थानों को भी मजबूत किया जाना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना यानी पीएम दक्ष योजना वर्ष 2020-21 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन तीनों निगमों के माध्यम से पीएम दक्ष योजना को लागू कर रहा है, जिनमें शामिल हैं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, अन्य पिछड़े वर्गों या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या गैर अधिसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा कचरा बीनने वालों के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। इन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं हैं निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण, पात्र उम्मीदवारों को वजीफा, पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र, नौकरी या स्वरोजगार के अवसर। वन रैंक वन पेंशन योजना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जिस तरह से सरकार ने पूर्व सेवा कर्मियों के बीच OROP योजना को शुरू किया था, उसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। कोश्यारी समिति ने वन रैंक वन पेंशन को एक समान पेंशन के रूप में परिभाषित किया है। समिति के मुताबिक एक समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल के कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। इस तरह से पेंशन दरों में कोई भी वृद्धि स्वतः पूर्व पेंशन भोगियों को हस्तांतरित हो जाएगी। कार्बन सीमा प्रशुल्क। यूरोपीय संघ ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला CO2 उत्सर्जन प्रशुल्क लगाने का निर्णय लिया है। ये टैरिफ या प्रशुल्क स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम और विद्युत के आयात पर लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों से निर्मित सस्ती वस्तुओं से यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना है। ये प्रशुल्क वर्ष 2026 तक लागू नहीं होगा। हालांकि वर्ष 2023 में इसके लिए 3 वर्षीय ट्रांजिशन फेज की शुरुआत की जाएगी। इस टैरिफ से चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि ये एक संरक्षणवादी उपकरण बन सकता है। ऐसे में ये तथाकथित हरित संरक्षणवाद की आड़ में विदेशी प्रतिस्पर्धा से स्थानीय उद्योगों को अनुचित तरीके से संरक्षण प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।